तो कक्षा 8 के लिए ये दूसरा मॉडल पेपर हम लेकर हाजिर हैं। आज एग्जाम में तो जाते हुए इसको जरूर एक बार देख के समझने जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। एक योज्य तत्समक होता है, एक गुणात्मक तत्समक। और योज्य संख्या जो परिमेय संख्या है उनके लिए गुणात्मक जो तत्समक है वो कौन होगा, एक। यानी कुछ इस तरह से समझिए इसको, एक इंटू एक या फिर एक इंटू ए। अगर ए हम परिमेय संख्या ले लें तो ये आंसर वापस ए आता है, ये कहलाता है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, समीकरण 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2 का हल है। इनमें से हमें बताना है कि मान है। देखिए कुछ नहीं, समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। 2x, ये x इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। 2 ये रहा, माइनस 3 उधर जाके प्लस का। 2x में से x माइनस करोगे, x बचेगा 2 और 3 5, यानी हमारा आंसर कौन हो गया, 5। ये इस तरह से। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। देखिए कोई भी बहुभुज है उसके बहिष्ठ कोणों का योग, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो बहुभुज है उसके बाह्य कोण यानी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, 360। संख्या 799 के वर्ग के इकाई का अंक होगा। भाई संख्या अगर 799 है तो उसका जो वर्ग है उसके इकाई का अंक कितना होगा। 799 में इकाई का अंक कितना है भाई, 9। तो 9 को 9 से गुणा करके देख लीजिए। 9 9 81, यानी जो वर्ग होगा उसका इकाई का अंक कितना आने वाला है, 1। तो आंसर हो गया 1। निम्न में से कौन पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी। देखिए घन के बारे में अगर हमें पता है, क्यूब करके देखें, हमने भी कहा था। तो इसमें हमें 216 दिख रही है, वो किसका घन है, 6 का। यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पे 216 आता है। ठीक है, एक टोकरी में 20 सेब और 5 संतरे हैं। ठीक है, संतरे और सेब की संख्या का अनुपात पूछा है। इसमें स्पेशल क्या है कि हमें ऑर्डर, नाम का क्रम जरूर ध्यान रखें। यहाँ सेब पहले आ रहा है और संतरे बाद में आ रहा है, लेकिन जब अनुपात पूछा है तो संतरे और सेब का पूछा है। तो संतरे कितने हैं, 5। अनुपात सेब कितनी है, 20। चलिए अनुपात को सरल रूप में लिए, ये 5 से 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी आंसर कितना होगा, 1:4। ये थोड़ा क्रम का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का गुणनफल। अगर इन तीनों को आपस में गुणा करें तो क्या आएगा भाई, एक्स 2 बार है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड भी 2 बार है तो जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 1/3 की घात -2 का मान क्या होगा इनमें से। तो भाई घात अगर हमने पहले भी कहा है और सब जानते हैं, घात अगर माइनस में हो तो अगर हम क्रम को पलट दें संख्याओं को ऊपर नीचे तो घात प्लस की हो जाती है। तो उस तरह से कर दीजिए, यानी कि जब ये 3 ऊपर जाएगा तो इसकी घात -2 किसकी हो जाएगी, प्लस की। 1 नीचे आएगा, 1 का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 9। ये हमारे 8 क्वेश्चन किसके हो गए भाई, सेक्शन, जो सेक्शन तो क्या गए हैं हमारे, जो 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब 1-1 मार्क्स के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 है। इसके गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। कौन सा गुणधर्म यूज में आ रहा है। तो भाई एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, जैसे एक तो ये गुणाम है इसलिए गुणात्मक है, और ये एक दूसरे के विलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म यूज में आ रहा है। ये इस तरह से होता है कि अगर a/b को b/a से इंटू करें तो ये एक तरह से कैंसिल होकर और ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के। ये इस तरह से है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। समीकरण को सरल करना बहुत ही आसान सी समीकरण है। x इधर आके माइनस होने वाला है, 2 3 उधर जाके प्लस होने वाला है। ये हमने वहां पर भी देखा था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल है, ये इस तरह से 5 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन इतना है। सबसे पहले देखिए घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये तो आयतन है, ध्यान रखना घनाभ का। और आयतन हमें कितना दे रखा है, 900। अब खास ध्यान से सुनिए, आधार का क्षेत्रफल। भाई घनाभ का आधार क्या होता है, कोई भी घनाभ होता है तो वो शेप में होता है, ये सब जानते हैं। ये घनाभ का शेप है इस तरह से। घनाभ का जो बेस है ये वाला हिस्सा, ये अगर वैसे देखें तो ये आयत होता है, और आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये जो इतना हिस्सा बन रहा है
ये सारा कहलाएगा आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमें डायरेक्टली मालूम है कितनी, 180। तो हमें h निकालना है, अब आसानी से आ जाएगा। h ये 900 बटा में 180, 0 से 0 कट गया, 18 पंजे 90, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 12वां, देखिए क्या है। एक टीवी विक्रेता है, उसने एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया, और एक साल में उसका जो टीवी है उसके मूल्य में यानी उसकी कॉस्ट में कमी हो गई है। अब अगर कॉस्ट में कमी हो रही है, अब मूल्यन बोल रहे, देखो मूल्यन यानी कमी, तो फिर एक साल बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। तो भाई सिंपल सी अगर कोई चीज करना चाहो तो अवमूल्यन की बात करें, देखिए 21,000 रुपये उसकी कॉस्ट यानी उसकी खरीदी गई, अवमूल्यन यानी कि कमी, ये ध्यान रखना। तो अगर कमी हो रही है कितने की, 5% की, तो पहले तो ये निकाल लो कि कमी हुई कितनी है। तो 21,000 जो है उसका 5% निकालो, इंटू 5 और बटा में 100। हाँ अगर समय एक ही वर्ष है तो हम 1 साल इंटू 1 करके भी, कई बार 2 साल के लिए पूछते हैं तो इंटू 2 साल का एक साथ निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, गुणा कर दो, 0 5 1 में 5 और 5 दुनिया यानी 1,050 रुपये की कमी आ गई। तो एक साल बाद यानी 1 वर्ष पश्चात अब टीवी का मूल्य कितना होगा, ये देखिए कितना होगा भाई एक साल बाद। तो 21,000 में से माइनस हो जाएंगे 1,050, 1,000 उधर गए 20,000 और 50 और घटा दो तो कितने हो गए, 19,950 रुपये, यानी कि टीवी मिलेगी 19,950 की एक साल बाद कम होके। ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें पता है कैसा क्वेश्चन आने वाला है, सत्य असत्य का, और किससे आएगा, घातांक वाले चैप्टर से। एक ही घात m गुणा एक ही घात n, एक ही घात m प्लस, बिल्कुल आधार समान हो, गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हमारा सत्य है। एक ही घात 0 बराबर 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, बिल्कुल सही है, ये सत्य है, याद रखिएगा वैसे भी परिणाम। तीसरा 2 की घात -3 8 होता है, भाई 2 की घात 3 हो तो 8 होता है, माइनस में तो वो तो बट्टा में जाएगा 2 की घात 3 प्लस का, तो 1 बट्टा कितना आंसर आना चाहिए 8, ये 8 दिया, यानी ये क्या हो गया, असत्य। 3.52 गुणा 10 की घात 5 है। अब हमारे पास 10 की घात 5 है, तो हमारा पॉइंट इधर से इधर खिसकेगा, कितनी बार खिसकेगा भाई, 5 बार। तो 1 और 2 तो यही खत्म हो गया, तो हमें जीरो सिर्फ कितने लगेंगे, 3, यहाँ कितने जीरो, पूरे 5। आंसर होना क्या चाहिए था, ये पॉइंट 2 बार किसका, 2 यहाँ से खत्म हो गए, 3 बच्चे, तो 1 2 3 जीरो ही लगने, ये आंसर होना था, यानी ये भी क्या हो गया, असत्य। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी क्या कहलाती है भाई, धारिता कहलाती है, कैपेसिटी, धारिता, आयतन भी बोल सकते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर क्यूब हो तो वो 1 लीटर ही होता है, 1 मीटर क्यूब, तो ये ध्यान रखिएगा। मीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो सिंपल सा 1 लीटर ही होता है। हाँ 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो वो एक अलग चीज। बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान, सूत्र पूछा है, पार्श्व यानी वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, सी से भी लिखते हैं उसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, घन के प्रत्येक फलक का आकार कैसा होता है भाई, घन क्यूब का, जो हमारे चौक का डिब्बा, पासा, डाइस जो हम बोलते हैं, तो वो तो ऐसा होता है, एक हिस्सा तो ऐसा होता है, क्योंकि भाई पूरा घन जो है वो ऐसा होता है। तो एक फलक कोई सी भी देखें, जैसे ये वाली देख लो, तो ये कौन सा आकार है, वर्गाकार होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए मिलान कीजिए में, मिलान कीजिए में हमें पता है हमारे गुणनखंड या गुणा से संबंधित आएंगे, 3xy - 4z, एक तो माइनस प्लस माइनस, 3 चौक 12 xyz, ये रहा हमारा, तो ये हो गया इसका आंसर। 4a + 3b को c से गुणा करो, पहले c 4a से होगा, 4ac, 3b से 3bc, ये रहा हमारा आंसर। 6xyz 1 से किसी को इंटू करो, वापस आता तो यही आएगा। ये हमने देखा था पहले भी, a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो a² b² c², ये इस तरह से आंसर इसका। तो मिलान करो आसान से। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सबको पता है किससे रिलेटेड आने वाला, क्वेश्चन नंबर 16 ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें हमें ग्राफ में ये दे रखा है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी के प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ठीक है, एक बार ग्राफ को देख लीजिए, ग्राफ को समझना है कि ये क्या है। इस तरह क्या दे रखा है भाई, दो चीजों में, इधर एक तरफ समय है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इधर इसका तापमान है रोगी का सेल्सियस में,
34 डिग्री, 35, 36, 37, इस तरह से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए, ग्राफ को भी देखते हैं। पहले क्वेश्चन, रोगी का तापमान 1 बजे कितना था? भाई दिन में 1 बजे की बात करेंगे। क्या करना है 1 बजे देखने के लिए, ये यहाँ से मिलाते हुए पहुंचिए, ये पहुंच गए और यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाइए, तो ये इधर आ जाइए, तो यहाँ बीच में आ रहा, देखिए 36 और 37 के बीच में होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा भाई? 36.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 36.5 बोल दो अपनी भाषा में। दूसरा क्वेश्चन, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? पहले डायग्राम में देखिए, 38.5 ये रहा, ये हमारा है 38.5, कितने बजे था भाई? तो अगर हम वैसे मिलाएं, इस तरह से मिलाते हुए इधर आए, तो ये यहाँ है, तो ये कितनी बजे था? यहाँ से नीचे घूम जाए, यानी कि दिन के 12 बजे। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना पड़ेगा? दोपहर 12 बजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे? भाई 2 टाइम ऐसा था कि उसका टेम्परेचर सेम था। ग्राफ को देखिए, ये रहा, बिल्कुल यहाँ नजर आ रहा है, ये रहा, यहाँ और यहाँ दोनों बार तापमान 36.5 है। कितने बजे था? 1 बजे और 2 बजे। तो आंसर लिख दीजिए यहाँ पर, 1 बजे व 2 बजे। और अगर हमसे पूछे कि सही कितना था, तो वो था 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह से ये 16वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगर हम 17वें क्वेश्चन की तरफ चलें, तो 17वां क्वेश्चन देखिए इधर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या है भाई 17वां नंबर क्वेश्चन? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे करेंगे, 4, 9 और 10 से संबंधित। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन है किसका? पहले सबसे इस तरह से जब भी पूछा जाए, मैं ये तो बता दूं पहले, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से है। बहुत सारा को तो ये पता नहीं चलेगा। 4, 9 और 10, यानी कि हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4, 9 और 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्वेश्चन को यूज देखिए, 4, 9 और 10 छोटी से छोटी वर्ग संख्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें है, अभी देखिए इसको। तो सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 9 में जा नहीं रहा, 10 में 5 बार। 2 का भाग 1 बार, 9 में जा नहीं रहा, 5 में जा नहीं रहा। 3 का भाग, ये तो हो गया 3 3 9, 5 में जा नहीं रहा। 3 का भाग 1 बार, तो यही है, ये 1 बार और ये 5 और ये 5 का भाग, ये इस तरह से हो गया। जरा इसके फैक्टर जो आए हमारे वो इस तरह से है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसका जोड़ा तो बन रहा है, इसका जोड़ा ही बन रहा है, इसका पूरा जोड़ा नहीं है 5 का। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको 5 से इंटू कर दें, यानी इस जोड़े को पूरा कर दें, तो हमारा अगर यहाँ पर इंटू करें, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180, तो ये हो गया 180 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? इसका जोड़ा अधूरा है तो 5 से, तो ये 900। यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखिए, छोटी से छोटी वर्ग संख्या पूछी है हमसे, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान आएगा। तो 900 सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसमें 4, 9 और 10 का क्या करना भाई? इसका एलसीएम यानी लघुत्तम लेना, जो जोड़ा अधूरा उसको पूरा करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये इस तरह से। अगला क्वेश्चन, 25 विद्यार्थियों के समूह में से 12% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? देखिए टोटल 25 स्टूडेंट है, 72% जो है उनको मैथ्स पसंद है, हमें बताना है कितनों को नहीं है। ये प्रतिशत में है, हमें पसंद नहीं संख्या में पूछा है। 2 ऑप्शन है, पहले तो नहीं का प्रतिशत निकाल के वैसे संख्या निकाल लो, या फिर पसंद करने वालों की संख्या निकाल के माइनस कर दो। चलो भाई पहले तो ये देखते हैं कि जो रुचि रखते हैं वो कितने, 25 का कितना प्रतिशत है? 72% निकाल दीजिए। प्रतिशत सबको पता है का है, ऑफ है तो इंटू आएगा, प्रतिशत है 100 आएगा। 25 चौक 100, 4 ने इसको कितनी बार काट दिया? 18 बार। यानी कि 25 में से 18 बच्चे हैं जिनको गणित में रुचि है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी गणित में रुचि नहीं है वो कितने बच गए भाई? टोटल 25 में से 18 माइनस हो गए, यानी कि 7 विद्यार्थी हैं जिनकी गणित में रुचि नहीं है। ये है अगला क्वेश्चन, यदि एक मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसी कागज की कितनी शीटों का भार 2.5 किलो यानी 2 सहित 1/2 किलोग्राम होगा? इसका क्वेश्चन है सीधा और प्रतिलोम अनुपात का। शीटें 12 है तो वजन 40 ग्राम है। अब कह रहा वजन अगर 2.5 किलो है तो शीटें कितनी होगी? देखिए कौन सा अनुपात है? सीधा।
भाई अगर वजन बढ़ रहा है तो शीटों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ज्यादा शीटें होंगी जब भी तो वेट ज्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले क्या बनानी है, टेबल। इधर आएगी हमारी शीटों की संख्या और इधर आएगा हमारा उनका भार। एक चीज स्पेशल है, ध्यान रखिएगा, भार यहाँ 40 किस में, ग्राम में, यहाँ किस में है 2.5 किलो। तो सबसे पहले इधर 2.5 किलो को ग्राम में बदल दी। भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो फिर 2.5 किलो में, 2.5 किलो मतलब 2.5, या फिर 2 दूनी 4 और 1 5/2। 5/2 किलो में कितने होंगे, मैंने गुणा कर दिया। वैसे बता दोगे लेकिन फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया, 2500। तो 2500 यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर 2.5 किलो या 5/2 लेके कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ कितनी शीटें थी, 12, यहाँ हमसे पूछा है। क्या बन गई हमारी टेबल। पहले भी कहा है सीधा और प्रतिलोम अनुपात आए, टेबल बनानी है। छोटे से बड़े की तरफ एरो, इधर तो सबको दिख रहा है कि एरो यूं बनेगा, ये कम है ये ज्यादा है। इधर थोड़ा सा वैसे सोचिए, भाई इधर भी वैसे देखें तो हमें पता है कि शीटें 12 से ज्यादा होंगी जब भी तो वजन ज्यादा होगा। तो इधर भी एरो तो दिख रहा है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा है। एरो में क्या करना है, छोटा वैल्यू ऊपर और बड़ा नीचे। तो इधर 12 ऊपर आएगा, एक्स नीचे आएगा, इधर 40 ऊपर 2500 नीचे। कर दीजिए वज्र गुणा और एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या आ रहा है हमारा, 40 गुणा एक्स होगा और 12 गुणा 2500। निकाल दीजिए एक्स का मान, 12 गुणा 2500 और बटा में कौन 40, जीरो से जीरो कट गया, 4 ने 12 को कितनी बार काट दिया, 3 बार। तो कितना आ गया भाई, गुणा होके 750, यानी कितनी शीटें होंगी टोटल 750, जिनका वजन 2500। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 रेखिक समीकरण का आएगा, जिसमें हमें समीकरण को सरल करनी है। आसान सी चीज होती है समीकरण सरल करना। अगर बटा में दोनों तरफ वो बराबर आए तो सीधा सा एक ही चीज करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि वज्र गुणा। इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे करिए, 5 इन दोनों से होगा, 5x से 5x, 5×5 25, 3x से 3x, 3×3 9। चलिए ये 3x इधर आके किसका हो गया, माइनस का, माइनस में ये रहा, -25 इधर आके किसका होगा, प्लस का। कितने x बचेंगे, 5 में से 3x घटे तो 2x, बड़ा प्लस का है प्लस, 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे भाई, 16। तो x की वैल्यू 16/2 यानी कितनी, 8। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर वो हमें जांच करने के लिए भी बोल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जांच कैसे करनी भाई, जो x की वैल्यू आएगी वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह रखना, सरल करना, इधर भी रखना, दोनों साइड एंड में बराबर आ जाएगी तो जांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समचतुर्भुज, उसके विकर्ण 7.5 सेमी और 12 सेमी है। पहले भी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, क्षेत्रफल पूछा है, ये सबको पता होना चाहिए। देखिए समचतुर्भुज इस तरह का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन वर्ग नहीं होता, वर्ग का प्रतिकोण 90 होता है इसका, ये कहलाते हैं इसके विकर्ण। कौन कौन, ये AC और ये BD। हमसे पूछा है कि अगर एक विकर्ण 7.5 है और एक है तो क्षेत्रफल। भाई समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, और वो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। देखिए पहला विकर्ण, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, तो हमने D1 लिखा है और D2, यानी कि पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा 7.5 गुणा कितना 12, 2 से 12 कितनी बार कट गया, 6 से गुणा कर दीजिए, 6×5 30, 3 बच्चे 42 और 3 45, दशमलव यानी पॉइंट वापस लगा दीजिए, तो हमारा आंसर होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, एक बार पहले क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसके ग्राफ की बात। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका के लिए आलेख बनाना है। किससे रिलेटेड है ये, जमा धन पे वार्षिक ब्याज। कैसे दिया है, 1000 रुपए तो 80 रुपए ब्याज है, 2000 रुपए इतना, 3000 रुपए इतना, 4 रुपए 5 पैसे ब्याज है। और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है और 2500 का ब्याज। देखिए इसका आलेख जब बनाएंगे, ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ कैसे बनाना वो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में। अब ग्राफ जो बनाना है हमें वो इस तरह से, यहाँ देखिए ये ग्राफ को अगर हम यहाँ बात करें, ग्राफ बना देते हैं जल्दी से। देखिए थोड़ा सा हम रफली बनाएंगे, ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें लेना है ये, ठीक है। पहला काम तो ये करना है सबको, इस तरह से लें। इस तरफ हमें क्या लेना, हमारा जमा धन। इसमें है भाई जमा धन रुपये में, देखिए यूनिट इकाइयां सारी लिखें। इधर हमारा कौन है, साधारण ब्याज। ब्याज भी किसमें है, रुपयों में ही है ब्याज। तो ये हमारा YX होगा इधर, इधर हमारा
x6 होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक। अब ग्राफ में एक लाइन छोड़ के मैं कह रहा हूँ, ये एक लाइन से मतलब एक खाना 1 सेंटीमीटर होता है, तो एक छोड़ के ले लें, थोड़ा ग्राफ क्लियर बनता है। ये छोड़ के ये 4000 और ये छोड़ के हमने ले लिया 5000। हमें 5 तक ही चाहिए, हमने 6000 तक लिख दिया। और इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरह से ले लीजिए, जैसे हमने कहा ये हो गया हमारा 80, 40-40 के गैप से मान लो ये 160, 240, 320, 400। ये सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि पैमाना क्या लिखना है, ये स्पेशल चीज होती है। पैमाना दो जगह है, एक एक्स एक्स पर और एक वाई एक्स पर। ये हमारा एक्स एक्स होता है, ये हमारा वाई। इधर पैमाना देखिए, पहले काम पर पैमाना लिख रहे हैं अपन एक्स एक्स पर। भाई एक्स एक्स पर देखें तो ये अगर एक खाना 1 सेमी का है तो 2 खाने लिए हमने 2 सेमी, और 2 सेंटीमीटर में हमारी वैल्यू कितनी कितनी बढ़ रही है, 1000। तो इस तरह से लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 रुपए। और वाई एक्स पर आइए, वाई एक्स पर भी हमने 2 खाने लिए हैं यानी 2 सेंटीमीटर, लेकिन वैल्यू कितनी कितनी बढ़ रही है इस बार, 80। क्या है, कोई 80 रुपए है। ये इस तरह से पैमाना लेना। ठीक है, जल्दी 1000 में 80, 1000 पे 80 है, थोड़ा जल्दी से ये इस तरह से बनेगा। 2000 में 160। देखिए यहाँ हमारा रफ है ग्राफ, बिल्कुल पैमाना जब एग्जाम में करोगे तो बिल्कुल क्लियरली बनेगा। ये 3000 पे 240, 4000 पे 320, ये इस तरह से है, और 5000 पे 400 रुपए, ये इस तरह से। इन सबको जब स्केल से मिलाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाइन बनेगी। 2 क्वेश्चन पूछे, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो भाई अगर जब इधर से यूं गुजरोगे तो हाँ बिल्कुल मूल बिंदु से गुजरेगा। यानी पहले का आंसर पूछा मूल बिंदु से गुजरता है, तो हाँ भाई मूल बिंदु से गुजरता है। पहला तो ये पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 2500 रुपए। अगर रुपए 2500 है तो उसका ब्याज कितना होगा। 2500 यहाँ देखिए, 2500 का है यहाँ। तो क्या कीजिए, यहाँ से जाइए बिल्कुल स्ट्रेट, और जहाँ ये मिले वहां स्ट्रेट वहां तक पहुंच जाइए और इधर घूम जाइए। यहाँ है, यहाँ ये कितना है भाई, 160 और 240 के बीच में 200 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना होगा उसका, 200 रुपए। ये इस तरह से। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट का है। पाई चार्ट में सबको पता है क्या करना होता है, मेन चीज एंगल निकालने पड़ते हैं, कोण। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, इनसे पाई चार्ट बनाओ। हिंदी इतने जने, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और ये इनका टोटल दिया हुआ। टोटल ना दिया हो तो पहले टोटल करना, ये खास ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले सबके एंगल निकालिए। हिंदी का, हिंदी के लिए एंगल क्या होगा भाई, हिंदी 40 जने बोलते हैं, टोटल 72 है, और हम सबको पता है एक बिंदु के चारों तरफ 360 है। चलिए अंग्रेजी के लिए निकालिए। अंग्रेजी में 12/72 इंटू 360। इसके बाद किसके लिए निकालिए, अगला। अगर हम अगले की बात करें तो हम अगला निकालते हैं किसके लिए, मराठी। मराठी में 9/72 और गुणा में 360। चलिए इधर निकाल दीजिए, किसके लिए, तमिल के लिए। 7 है बटा में 72 इंटू 360। और लास्ट हमारी कौन सी भाषा है, बंगाली, यानी बंगाली। तो उसके लिए 4 जने हैं, 72 और गुणा में 360। 72 360 को एग्जैक्ट कितनी बार काटता है, 5 बार। तो भाई 5-5 बार काट दो इस तरह से, कट करके देख लो, ये 5-5 बार कट करेगा। गुणा कर दीजिए, 40 पंजे 200 डिग्री, 12 पंजे 60 डिग्री, 9 पंजे 45 डिग्री आ गया, 7 पंजे 35 डिग्री आ गया, और हमारा 4 पंजे 20 डिग्री। भाई इन सभी कोणों से 200, 60, 45, 35 और 20, इनसे पाई चार्ट बनाना है अब हमें। ठीक है, पाई चार्ट कैसे बनेगा देखिए, अगर हम नॉर्मल वे से बता देते हैं, इसी में ही पाई चार्ट की बात सिंपल सा एक नॉर्मल लेकर, थोड़ा छोटा सा ही समझ लीजिए। पाई चार्ट सबको पता है, एक सर्कल यानी वृत्त बनाना है इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा लेना है, यहाँ हमने छोटा लिया समझने के लिए। सेंटर ये तो करना ही है, सबको पता है। हिंदी के लिए कितना कोण है, 200। अब 200 चांदे में हम 180 माप सकते हैं, तो भाई 180 स्ट्रेट पूरा माप लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक ये हो गया हमारा 180। अब इधर 20 और, क्योंकि 200 से 180 से ऊपर 20 और है, तो 20 और ज्यादा बढ़ना है, तो ये अप्रोक्स में इतना आएगा। अप्रोक्स तो क्या आएगा, लगभग है। यहाँ अप्रोक्स इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि यहाँ मेजरमेंट नहीं है, किसका है, हिंदी का। इस लाइन पे रख के कितना एंगल बनाना है, अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री जैसे ये आ गया हमारा, और ये हमारा कौन सा विषय हो जाएगा, अंग्रेजी। इसके बाद
मराठी के 45 45 डिग्री का कोण बना दीजिए। ये यहाँ रख के 45 का कोण बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पर जो किया है, मैंने बिना नाप से चांदे से करना है आपको, डी से। तमिल के लिए 35 डिग्री ये, और ये हमारी कौन सी भाषा, अगर अंदर नाम नहीं आता तो बाहर लिख दो। और ये लास्ट हमारा 20 डिग्री किसके लिए है, बंगाली के लिए। तो ये इस तरह से सारे कोण ऐसे पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट का क्वेश्चन तो आना ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा 24वां क्वेश्चन, ये हमारा चतुर्भुज वाला चैप्टर में से आएगा। क्या है देखिए, आकृति आर्य ने समांतर चतुर्भुज एक्स और वाई के मान ज्ञात करो, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म यूज में आएगा। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अगर ये मैं थोड़ी देर के लिए ओ मान लूँ, तो अगर हम यहाँ की और यहाँ की बात करें, पहले इसकी बात करें, तो आर ओ किसके बराबर होगा, ओ एन के, ये ध्यान रखना। आर ओ किसके बराबर, ओ एन के, यानी 16 किसके बराबर, एक्स प्लस वाई के। एक्स प्लस वाई को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, ये 16, इसको इक्वेशन यानी समीकरण एक लिख के छोड़ दीजिए। दूसरे में ये वाई प्लस 7 किसके बराबर होगा, 20, यानी कि यूओ ओ एस के बराबर है। अब यू है तो मेरा वाई प्लस 7 है और ओ एस मेरा 20 है। देखो इससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 इधर आगे माइनस हो गया, तो वाई कितना आ गया हमारा, 13, एक आंसर आ गया। अब ये जो वाई की वैल्यू है ये यहाँ रख दीजिए समीकरण एक में, यहाँ पर तो एक्स प्लस वाई की जगह मैंने कितना रख दिया, 13, तो फिर एक्स का मान भी आ जाएगा 16 माइनस 13, यानी एक्स कितना आ गया भाई, 13। ये इस तरह से ये हमारा है। अब इसमें अथवा में क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अच्छी बात है। तो अगर हमें लगता है कि पहले में हमें प्रॉब्लम है तो दूसरा सॉल्व कर लेना, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या क्वेश्चन है दूसरा, एक समलंब की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, समबहुभुज की, सॉरी, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, अगर भुजाओं की बात पूछी गई है, अगर n भुजाओं वाला बहुभुज है, समझिए बात को, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऑप्शन वाले में क्वेश्चन आया, वाले बहुभुज के जो बहिष्कोण होते हैं या जो बाहरी कोण होते हैं उनका योग अभी हमने बताया था। किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360, बाहर बाहर के कोणों का योग 360 होता है, पक्की बात है, ये ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री। अब अगर हमसे कभी ये पूछा जाए ना, भुजाओं की संख्या पूछ ले, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, अगर प्रत्येक कोण पूछे यानी कि बाहर, अगर दोनों ही बता रहा हूँ, तो फिर 360 बटा एन, एन क्या हमारी भुजाओं की संख्या, ये फॉर्मूला लगा देना। और अगर भुजाओं की संख्या पूछे, भाई कोण दे दे जैसा हमारे इस प्रश्न में दे रखा है, अगर हमसे भुजाओं की संख्या ही पूछ ली जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा 360 बटा जो प्रत्येक बाह्य कोण है हमारा। अब इसमें हमें मालूम है प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो हमें दे रखा है 45। मैंने दोनों इसलिए बताया है, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, हो सकता है हमें भुजाएं तो मालूम हो और प्रत्येक बाह्य कोण पूछ ले, तो ये करना है 360 में भाग लगाना, सीधी सी बात है। और भुजाओं की संख्या है तो बाह्य कोण का भाग लगा दो, 9 से 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 5 से ये 8 बार, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी उस बहुभुज में, 8, यानी 8 भुजाओं वाला बहुभुज है। ये इस तरह से हमारा 24वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी क्वेश्चन की हमारी, तो आखिरी क्वेश्चन जो है वो है हमारा किससे, गुणनखंड। सबको पता है गुणनखंड का सवाल है, गुणनखंड में भी अथवा में आएगा भाई, कोई जो एक ज्यादा अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस तरह से जब चीजें दिखें तो समझ जाना ये कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, कॉमन लेने वाला। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ करके देख लीजिए, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, कॉमन ले लो भाई। माइनस का 4 कॉमन दिख रहा है एक, तो कोई क्या माइनस कॉमन नहीं लेंगे, मत लेना, लो भाई, माइनस में कंफ्यूजन होता तो मत लेना। ए तो दिख ही रहा है, सबको कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से अंदर माइनस बच जाएगा, ए के बचेगा, प्लस 4 और ए कॉमन है तो बी बचेगा, -4 और ए कॉमन है तो सी बचेगा। भाई यही आंसर छोड़ देना, ये भी सही है। कोई कहता माइनस कॉमन लूंगा तो ले लेना। सेकंड वाला 5xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, क्या बोला था मैंने, ऐसा क्वेश्चन किसका आता है, जोड़े बनाने वाला। दो दो के जोड़े बना दीजिए, लो दो दो के जोड़े बना दिए। पहले जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये इसके थोड़ी सी डिजिट के बारे में देखिए, क्योंकि डिजिट में कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ जोड़ा अगर हम लेते हैं तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है,
एक सेकंड रुकिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 6 नहीं 10 होगा, या तो लिखने में हमसे गलती हुई है। ये क्वेश्चन में 10 आएगा, 10 आता है तो देखिए एक बार देख लीजिए। एक तो 5 कॉमन और x कॉमन, तो 5x निकल गया हमारा, तो कौन बचेगा? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसकी डिजिट देखनी पड़ेगी अपने को कि डिजिट क्या है। सीधी सी बात है, दो दो के जोड़े बनाना और कॉमन लेना। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रोकिए यहीं पे, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला लग रहा है। अभी देखते हैं इसको। थर्ड वाला 4y² माइनस 12y प्लस 9, ये देखिए ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है? हमारे पास सर्वसमी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होती है a 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस में हो तो, और अगर ये माइनस में हो तो माइनस आता है। पहचान क्या है? दो तीन टर्म होंगे, ये और ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो कैसे जमाना इसको? देखिए खाली ब्रैकेट जमाने की कोशिश कीजिए। a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 9 है तो 9 का 3 का स्क्वायर होगा, 4 है तो 2, और वाई स्क्वायर है तो वाई। ये वाला यहाँ लिख दीजिए और ये वाला यहाँ लिख दीजिए, जरा सरल कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दिए 12 वाई, ये आ गया, सीधा सा आंसर जम गया। कौन? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a मेरा ये, b मेरा ये, यानी 2y माइनस 3 और होल स्क्वायर, ये इस तरह से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, देखिए चौथा वाला। चौथा क्वेश्चन ये रहा, यहाँ देख लीजिए, ये 49 पी स्क्वायर माइनस 36, ये भी हमने किया था। कौन सा वाला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसम्मति का। क्या थी याद है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसम्मति, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 49 है तो 7, पी स्क्वायर है तो पी, 36 है तो 6, भाई एक बार प्लस में लिख दीजिए 7p प्लस 6, और एक बार 7p माइनस 6, और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी में अगर अथवा में आते हैं तो हमने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हैं। देखिए अथवा का मतलब ये है कि कुछ अलग से क्वेश्चन भी हमने ले लिए, हो सकता है उनमें से पूछ ले। तो ये जोड़े बनाने वाला, गुणा करे तो 12, घटाए तो 4, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गए तो 4, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 6 माइनस 2, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये 6z माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2z, आगे दो दो के जोड़े, z कॉमन लूंगा तो z बचेगा, 6 बचेगा, 2 कॉमन लूंगा यहाँ से z बचेगा, 2 का भाग 12 में 6 बार, तो मेरा आंसर क्या हो गया? z माइनस 6 z प्लस 2। ये वाला जोड़े का है, ये थोड़ा स्पेशल क्यों कह रहा हूँ? अरेंज करना है। यहाँ तक है, 9x को आगे लाइए, 6 को पीछे ले जाइए, जो हमने पीछे कहा था वो डिजिट देखिए। अब दो दो के जोड़े, पहले जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और y, 2 का भाग 6 में 3 बार x बचेगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, y तो निकल गया। इस पीछे जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है भाई? माइनस है और 3, 3 का भाग 3 बार, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार, सेम बच गया, तो जो सेम बचा उसको लिख दीजिए ये रहा। दूसरा 2y माइनस 3, ये हो गया आंसर। ये देखिए, अब ऐसा आ जाए तो मेरे हमने थोड़ी देर पहले किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में, वही लगेगा, लेकिन सही फॉर्म में अरेंज नहीं। अभी तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ध्यान रखिएगा कॉमन लिया जाएगा कुछ कुछ, तो कॉमन के बाद में ये हमें नजर आने वाला है। कितना कॉमन दिख रहा है? बोले 7, तो बिल्कुल सही, 7 का भाग 63 में 9 बार, a स्क्वायर 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, 7 6 42 होता है, ये हो गया। अब देखिए बाहर वाला तो ऐसे ही चलेगा, अंदर वाले को देखिए, अब हमारा इस फॉर्म में जम रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जम रहा है। क्यों? 9 है तो 3, a स्क्वायर है तो a, 16 है तो 4, बी स्क्वायर है तो b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। चलिए ये हमारा आंसर, ये वाला जोड़े वाला है भाई। 3 6 18, गुणा करे तो 18 और जोड़े तो 9, वही 6 18, 6 और 3 9, चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए। ये कितना हो गया? 6m 3m, दो दो के जोड़े, कितना कॉमन है? एक तो 3 और m, यहाँ m बच गया, यहाँ से 2, यहाँ 3 कॉमन तो m प्लस 2, क्या आ गया भाई? सेम चीज, m प्लस 2 और 3m प्लस 3, और ये आंसर। देखिए गुणनखंड के सवाल है, 8 8 मार्क्स दिलाएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे,
दो दो मार्क्स के, और ऑप्शन होगा तो ऊपर वाले चार। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, या तो ऊपर वाले चार में से करना है या नीचे वाला, ऐसा नहीं ऊपर के में से दो करे नीचे नहीं, दो, पूरे चार किसी एक पोर्शन के सॉल्व करने हैं। तो ये इस तरह से हमारा पूरा ये पेपर सॉल्व हो गया है। आज एग्जाम है, इसको फटाफट एक बार देख लीजिएगा और बिल्कुल समय पे सेंटर पे जाएं और अच्छे से बिल्कुल आराम से दिमाग में एग्जाम देना है। और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।